एक तेज धमाका और 11 जिंदगियां कुर्बान। करीब 2 साल बाद बस्तर में एक और बड़ा हमला। शहीदों के परिजनों के विलाप ने पूरे देश को गमगीन कर दिया और दिलों में उबाल भी ला दिया। सबकी जुबान पर एक ही बात, बस बहुत हुआ। अब तो लाल आतंक का खात्मा होना ही चाहिए, लेकिन सवाल है कैसे? क्योंकि ताड़मेटला से लेकर तर्रेम तक और बुर्कापाल से लेकर जीरम तक जब जब बस्तर में नक्सली हमला हुआ, खूनी खेल खेला गया। तो यही दावा किया गया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, सबने शहीदों के परिवार वालों को यकीन दिलाया। अब जमीन पर कुछ बदला? जवाब मिलेगा नहीं। जब जब यह दावा किया गया कि नक्सलवाद खात्मे के करीब है, लाल आतंक ने दोगुनी ताकत से वार किया। एक दिन पहले 26 अप्रैल को दंतेवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर अरनपुर में नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के साथ आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें 11 जिंदगियां खत्म हो गई। नक्सलियों ने एक बार फिर गर्मी और टीसीओसी सप्ताह में यह हमला किया। टीसीओसी को देखते हुए फोर्स भी अलर्ट मोड पर थी, लेकिन नक्सलियों के एम्बुश में वो फंस गई। देखा जाए तो बीते कुछ वक्त से नक्सली खामोश जरूर थे, पर उन्होंने न तो अपनी रणनीति बदली और न ही छिन्न भिन्न हुए। वो बस एक मौके की ताक में रहे और जैसे ही मौका मिला हमला कर दिया। हालांकि अभी भी यह दावा किया जा रहा है कि नक्सलियों का बेस कमजोर हुआ है। माओवादियों की जो पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स जो उनकी सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, डीकेजेडसी की जो रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं कि उनका बेस जो है वो कमज़ोर हुआ है। जो माओवादी हैं, जो नीचे के काडर हैं, उनको ये लगने लगा है कि ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ये सही है, कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ इस प्रकार की डैमेज हो रही हैं, गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, विकास कार्यों में लगी हुई, ये सब हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप पे जो नक्सलवाद है वो डाउन हो रहा है। अरनपुर में शहीद हुए डीआरजी के 10 जवानों और एक ड्राइवर को पुलिस लाइन कार्ली में श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश बघेल ने जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। सीएम ने मीडिया से कहा कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। एक तरफ सरकार नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर नक्सलियों ने 2 शहीदों के परिजनों को गृहग्राम में अंतिम संस्कार नहीं करने का फरमान सुना दिया। नक्सलियों की डर की वजह से शहीद जवानों के परिजन भी शव लेने नहीं पहुंचे। लाल आतंक की दहशत के बीच IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और मौजूदा हालात का जायजा लिया। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पड़ताल में। पड़ताल में आज हम बात करेंगे बस्तर में तेजी से बढ़ रही नक्सल घटनाओं पर और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे अरनपुर इलाके में माओवादियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। कैसे इस बड़े घटनाक्रम को लंबे अंतराल के बाद माओवादी अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। बस्तर में सरकार जहां नई सड़कों का निर्माण कर रही है, वहीं माओवादी इन सड़कों के जरिए अपना खौफ फैलाने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते। बावजूद इसके कि पुलिस की तैयारियां काफी बेहतर हैं और पहले के मुकाबले ज्यादा मात्रा में आईईडी रिकवर किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नक्सल अपने ऐसे मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं जो पुलिस के सामने नई चुनौती की तरह सामने आते रहे हैं। इनमें से ही एक ऐसा मामला अरनपुर का है, जहां पर बीच सड़क पर इस भयानक विस्फोट में 11 लोगों की जान गई, जिसमें 10 डीआरजी के जवान रहे। कुआकोंडा थाने से जगरगुंडा तक करीब 46 किलोमीटर की दूरी है और स्ट्रेटेजिक तौर पर यह सड़क खासी महत्वपूर्ण है। सड़क बनने के बाद से यहां पर आवागमन सामान्य हो चुका था, यहां तक कि यात्री बस भी चलाई जा रही थी। जिस तरह से बस्तर में पल्ली बारसूर रोड को जाना जाता है, उसी तरह से जगरगुंडा और कुआकोंडा की इस महत्वपूर्ण रोड को
माना जा रहा है, क्योंकि साल दर साल सरकार ने प्रयास करके इस सड़क को पूरा किया था। यही वजह है कि नक्सली इस सड़क पर लंबे समय से विस्फोट करने की फिराक में थे। बीते 6 महीनों में ही 150 से अधिक आईडी पुलिस ने इस रोड पर बरामद किए थे, लेकिन इस बार पुलिस से भी चूक हो गई। अरनपुर में माओवादियों द्वारा डीआरजी के जवानों पर किया गया हमला दरअसल माओवादियों का ही एक जाल था। माओवादियों ने जानबूझकर इस तरह की सूचना फैलाई कि डीवीसी कमांडर जगदीश नाहड़ी के जंगलों में अपने दस्ते के साथ मौजूद है। इस सूचना के आधार पर सिलसिलेवार बढ़ रही नक्सल घटनाओं को कंट्रोल करने के इरादे से डीआरजी की टीम अरनपुर से लगे नाहड़ी के जंगलों में रवाना हुई। मुठभेड़ भी हुई, लेकिन माओवादी जानते थे कि जब जवान वापस होंगे तब वो पूरी तरह से आश्वस्त होंगे और इसी चीज का माओवादियों ने फायदा उठाया। माओवादियों की योजना ये थी कि हमला करने आए डीआरजी के जवान जब जगदीश पर हमला करेंगे तो मौके से वे लोग पीछे हट जाएंगे। जब डीआरजी के जवान सर्च ऑपरेशन करके वापस लौटेंगे तब उस दौरान ये हमला किया जाएगा, जिसकी तैयारी माओवादियों ने पहले से कर रखी थी। ये तैयारी इतनी पुख्ता थी कि माओवादियों ने इसकी जगह भी काफी सोच समझकर चुनी। इस सड़क पर, जिस जगह पर सीसी सड़क का क्षेत्र शुरू होता है और जहां से डामर की सड़क शुरू होती है, बिल्कुल उसके बीचों बीच उसी जंक्शन पर माओवादियों ने ये आईईडी लगाया। 3 दिनों का ऑपरेशन कर अरनपुर थाने से गाड़ियों पर सवार होकर डीआरजी की टीम वापस लौटना शुरू करती है। इससे ठीक पहले आप देख सकते हैं ये एक टर्निंग है। आमतौर पर ऐसी जगहों को एम्बुश के लिए चुना जाता है और टर्निंग से बाद रोड जहां सीधी होती है वहीं पर बीच पंडुम के लिए एक नाका लगाया गया था। ये स्थानीय त्योहार होता है जिसमें ग्रामीण लोगों को, आने जाने वाले लोगों को सड़कों पर रोककर उनसे त्योहार के लिए कुछ न कुछ चंदा मांगते हैं। इसी जगह पर ऐसा माना जा रहा है कि माओवादियों में से भी कोई न कोई ग्रामीणों के बीच मौजूद था और उसने गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने के लिए इस बीच पंडुम के नाके का इस्तेमाल किया। गाड़ी जैसे ही यहाँ धीमी होती है और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो बमुश्किल 150 मीटर की दूरी पर इस गाड़ी पर विस्फोट होता है। यानी कि धीमी रफ्तार से चलती गाड़ी को निशाना बनाने के लिए ही माओवादियों ने यहाँ पर अपना एक इन्फॉर्मर नियुक्त कर रखा था। पर बड़ा सवाल ये है कि जब बीडी स्क्वाड मौजूद है, लगातार आरोपी की जाती है और जब पुलिस पार्टियां किसी रास्ते पे आना जाना करती हैं तो सर्चिंग की जाती है, तो ऐसे में ये आईईडी विस्फोट कैसे हुआ? कैसे माओवादी इस विस्फोटक को छुपाने में कामयाब हो गए और उसका असर ये हुआ कि 10 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी एक नागरिक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये आजकल जो तकनीक माओवादी इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि विस्फोटक लगाने के साथ इस तरह का एक कार्बन कोटेड पेपर उसके ऊपर लपेट देते हैं, जिससे कि जो डेटोनेटर है वो मेटल डिटेक्टर के तौर पर उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे उसे आसानी से पहचाना नहीं जा पाता। इसके अलावा जो दूसरा तरीका, जो दूसरी लापरवाही इस मामले में सामने आ रही वो ये कि इस आईडी को लगाने के बाद माओवादियों ने इसका कनेक्शन बाहर नहीं छोड़ा था। तो अक्सर रोड के दोनों तरफ आरोपी पार्टियां या बीडी स्क्वाड सर्चिंग करती है, चेकिंग करती है और बीचों बीच ये सर्चिंग नहीं की जाती, क्योंकि मान लिया जाता है कि जो बीटी सड़क है वो पुख्ता है, उसमें विस्फोटक लगाया नहीं जा सकता और अगर लगाया भी जाएगा तो वो किनारों से सड़क के लगाया जाएगा, जहाँ पर अगर सर्चिंग की जाए तो उसे नष्ट किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन माओवादियों ने विस्फोटक लगाया, बाद में इस तार को आगे जोड़ा और उसके बाद जिस वक्त गाड़ी जवानों की पहुंची उस वक्त ये विस्फोट किया। ये उसी गाड़ी की बॉडी है जो सड़क की दूसरी तरफ पड़ी हुई है विस्फोट के बाद, जो इस ब्लास्ट की चपेट में आई। ये ट्रैक्स वाहन था, लेकिन आईईडी जिस तरह से लगाया गया है माओवादियों के द्वारा, उससे लगता है कि माओवादी इस उम्मीद में थे कि संभवतः जवान एमपीवी यानी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए आएंगे और लक्ष्य यही था माओवादियों का कि वो इस बड़े वाहन को भी अपने विस्फोट से उड़ा सकें। उस तरह की तैयारी के साथ माओवादी यहाँ पर मौजूद थे। जो विस्फोटक लगाया गया है वो माना जा रहा है कि 2 अलग अलग आईईडी लगाए गए थे और इसमें तकरीबन 50 किलो से अधिक का विस्फोटक था और इसे कमांड कंट्रोल के जरिए बाहर दूर जंगल में बैठे कुछ माओवादियों ने ट्रिगर किया, जिससे ये खतरनाक विस्फोट हुआ।
जिस जगह ब्लास्ट हुआ उससे बिल्कुल लगकर सड़क के किनारे ऊंचे पेड़ हैं और झाड़ियां काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। लेंटाना के साथ साथ कई झाड़ियां यहाँ पर हैं जो कि छुपने के लिए बिल्कुल मुफीद जगह है। आप विस्फोट की तीव्रता का अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि 150 मीटर दूर इस पेड़ के ऊंचाई पर जाकर गाड़ी के कई हिस्से टंगे हुए थे और तकरीबन 150 मीटर दूरी से भी अधिक दूरी तक जवानों का जो पार्थिव शरीर था वो उछलकर बिखर गया था। इसलिए मौके पर ही इनमें से अधिकांश जवानों ने इस विस्फोट की तीव्रता की वजह से दम तोड़ दिया। अक्सर ये सवाल उठता है कि सड़क के बीचों बीच माओवादी आखिर कैसे विस्फोटक लगा देते हैं और आसपास स्थानों या सर्चिंग के दौरान फोर्स को इस बात की भनक तक नहीं लगती, मुखबिरी नहीं होती, इंटेलिजेंस आखिर फेल क्यों हो जाता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि माओवादी अक्सर जो आईडी लगाते हैं तो किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, कितनी निगरानी करते हैं जगह की। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल विस्फोटक जिस जगह पर लगाया गया है उसके बाजू में ही पानी के बहाव से जो जगह कट गई थी, सकरा सा नाला बन गया था। इसी के ज़रिए माओवादियों ने ड्रिल करते हुए विस्फोटक को बिल्कुल बीचों बीच सड़क के बीचों बीच में पहुंचा दिया और यहाँ से वो तार बिछाकर नज़दीक के जंगलों में ले गए और इंतज़ार करने लगे उस मौके का जब ये जवान वापस सड़क पर आने वाले थे। जैसे ही जवान इस जगह पर पहुंचे वैसे ही कमांड को ट्रिगर माओवादियों ने कर दिया और ज़बरदस्त धमाका हुआ। बड़ा सवाल ये है कि आखिर तमाम सुविधाओं के बाद, तमाम सतर्कता के बाद इस तरह के हादसे क्यों हो जाते हैं? क्यों वाहनों का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर बंद नहीं किया जाता जहां पर इस तरह के खतरे हों, वो भी तब जब घोषित तौर पर माओवादी TCOC जैसा अभियान चला रहे हैं। खास बात यह है कि दंतेवाड़ा जिले को छोड़ दें तो बस्तर संभाग के सभी जिलों में बीते 2 महीनों में माओवादियों ने सिलसिलेवार कई वारदातें की हैं। ऐसे में इस बात की आशंका थी कि अपनी उपस्थिति मजबूत बताने के लिए बस्तर में, दंतेवाड़ा में भी माओवादी कोई न कोई वारदात अंजाम देंगे, जो इस तरह से सामने आई है। खास बात ये कि इस सड़क के बन जाने के बाद से इस संवेदनशील सड़क पर लगातार वाहनों का इस्तेमाल जवानों के द्वारा किया जा रहा था और इस बात को बखूबी माओवादी जान रहे थे। यही वजह है कि माओवादियों ने इस तरह के सुनियोजित एम्बुश को प्लान किया। घटना के बाद मौके पर प्रदेश के DGP, बस्तर के IG सहित बड़े अधिकारी पहुंचे हैं और क्योंकि ये लगातार TCOC के दौरान कई घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं, इसलिए ये लगातार अधिकारियों का दौरा इस घटना के बाद से शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, किस तरह से माओवादी अपने मंसूबों में कामयाब हुए, वो विस्तृत जांच के बाद ही पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि पुलिस इस घटना के बाद से खासी चौकन्नी है। हमारे साथ इस वक्त कुआकोंडा से लेकर जगरगुंडा तक जो सड़क बनाई गई है अलग अलग चरणों में, उसके जो PWD के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये सड़क वाकई में इस तरह के हमलों को सोच करके बनाई गई थी, कैसे बनाई गई और कितना मुश्किल था इसको बनाना? मुश्किल तो था, पर सुगमता को, जनहित को देखते हुए ये रोड को बनाया गया था। अगर ये हमारे दुख का करना पड़ रहा है, अगर 300 मीटर आगे से अगर पैदल मार्च करके निकले होती तो वो उनको दिक्कत नहीं जाती। और प्रदेश के DGP भी पहुंचे हैं मौके पे मुआयना के लिए और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है। खास बात यह कि इस सड़क से ठीक पहले CC सड़क है। अधिकारियों का ये कहना है कि अगर उस CC सड़क से गाड़ियों पर चढ़कर जवान जाते तो शायद ये हादसा होता नहीं। TCOC के दौरान माओवादी सिलसिलेवार बस्तर के अलग अलग जिलों में कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जो अछूते माने जाते हैं, जहां घटनाएं कम होती हैं, उन जगहों पर भी माओवादी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दंतेवाड़ा के संवाददाता वेद प्रकाश संगम, जो इस घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचे थे और उन्होंने ही पूरे देश और दुनिया में सबसे पहले इस घटना स्थल की तस्वीरें दिखाई थी। और वेद, जब आप पहुंचे तब क्या मंजर था यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए। और कितना मुश्किल होता है एक रिपोर्टर के लिए यहाँ पर ऐसी स्थिति पर काम करना? जी, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिस समय यहाँ पर मैं पहुँचा था सारी जगह पर पुलिस लगी हुई
थी और वो लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से यहाँ के जो वीडियो फुटेज है, फोटोज़ है, वो ना ले सके, क्योंकि शवों की हालत काफ़ी ख़राब थी, वो दिखाने लायक नहीं थी। और ऐसे जगहों पे रिपोर्टिंग करने में दिक्कत ये भी आती है कि आमतौर पर जब भी ब्लास्ट या फायरिंग की घटनाएं होती है तो एक डर ये बना रहता है कि कहीं आसपास इलाके में कोई और आईडी वगैरह प्लांट ना हो, प्रेशर आईडी वगैरह ना हो, तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो एक बड़ा चुनौती होता है बस्तर के इन इलाकों में, जो कि आप जब पहुंचे यहाँ तो आप उस वक्त क्या देखे और क्या लगा आपको? तत्काल सबसे पहले दिमाग में क्या है? जी, चूंकि यहाँ पर गाड़ी ब्लास्ट होना बताया जा रहा था और गड्ढा तो दिख रहा था, पर गाड़ी कहाँ थी, कौन सी गाड़ी थी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि गाड़ी की हालत अब भी देखे तो समझ नहीं पाएंगे आसानी से कि ये कौन सी गाड़ी थी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी आखिर है कहाँ, क्योंकि ब्लास्ट तो हुआ है, सड़क पे गड्ढा जरूर दिख रहा था और शव जो उठा रहे थे उससे ये लग रहा था कि ब्लास्ट में नुकसान जवानों को जरूर हुआ है, लेकिन गाड़ी को थोड़ा समझने में काफ़ी वक्त लग गया था, क्योंकि गाड़ी के परखच्चे जिस तरीके से उड़े थे और उसी तरीके से जवानों के शव भी काफ़ी क्षत अवस्था में थे। सबसे पहले IBC 24 ने ही बताया था कि TCOC के दौरान इस बार माओवादी कई बड़े हमले कर सकते हैं। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि माओवादियों के कई शीर्ष कमांडर, कई महत्वपूर्ण दस्ते बस्तर इलाके में पिछले कई महीनों से डेरा जमाए हुए हैं। इनमें माओवादियों का मिलिट्री कमीशन का प्रमुख देवजी भी शामिल है। यही वजह है कि बस्तर में सिलसिलेवार कई अलग अलग जिलों में कई वारदातें देखने में आ रही हैं। बस्तर में सर्वाधिक नक्सल संवेदनशील जिला है सुकमा और यहाँ सिलसिलेवार माओवादी कई बड़े नक्सल हमले TCOC के दौरान करते रहे हैं। सबसे ज्यादा जवानों को पैरामिलिट्री फोर्स को क्षति इस इलाके में होती रही है। आलम यह है कि बीते 2 महीनों से इस इलाके में सड़क निर्माण की गतिविधियां भी प्रभावित हैं। फोर्स का निकलना कम हुआ है। बावजूद इससे ही लगे हुए इलाके अरनपुर में माओवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दंतेवाड़ा और सुकमा को जोड़ने के लिए ये जो सड़क जिस जगह ये घटना हुई है वो खासी महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह है। और जगरगुंडा में ही आखिरी वारदात इससे पहले भी नक्सलियों ने अंजाम दी थी। कब हुई थी घटना और क्या आशंका गहराई थी उसके साथ कि इस तरह की घटना और भी हो सकती है? राजा, देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरीके से प्रशासन या शासन के द्वारा अंदरूनी इलाकों में जो माओवादियों का काफ़ी प्रभाव वाला इलाका रहा है पिछले 3 दशकों से, उन इलाकों में सड़क, बिजली या बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो पहुंचाने की कवायद चल रही है। बीते 25 फरवरी की बात है जब जगरगुंडा में भी, क्योंकि ये वही मार्ग है जो दोरनापाल होता हुआ दोरनापाल पहुंचता है, तो उस इलाके में नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दी जिसमें 3 जवान शहीद हो गए थे। ये आभास पिछले कुछ समय से लग रहा है, ऐसा आभास होता रहा है कि नक्सली किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लिहाजा सुरक्षा बल के जो जवान हैं या अधिकारी है वो अपने जवानों को सतर्कतापूर्ण उस इलाके में भेजते रहे, लेकिन इस बार एक बड़ी वारदात को नक्सलियों ने अंजाम दिया। कहीं ना कहीं पिछले 2 महीनों से जो 25 फरवरी को नक्सलियों ने जगरगुंडा में वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद से जो सड़कों का निर्माण है वो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी इलाकों में वो रुक सा गया हुआ है, काफी प्रभावित। अच्छा, ये जो जगह वारदात हुई है ये जगरगुंडा से बिल्कुल लगी हुई जगह है? देखिए, ये जो मार्ग ही है कुआकोंडा से लेकर सीधा दोरनापाल तक पहुंचता है और कई अलग अलग जगहों से तेलंगाना को कनेक्ट करता है। तो ये जो इलाका है जगरगुंडा का, वो अरनपुर, जगरगुंडा, चिंतलनार, ये एक्चुअल में नक्सलियों का जो बटालियन जोन कहा जाता रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव वाला नक्सलियों का बटालियन नंबर 1 है जिसका कमांडर हिड़मा है, वो इस इलाके में ही सक्रिय रहा है। लिहाजा कतई नक्सली या नक्सलियों के जो अन्य संगठन है, बटालियन है, वो कतई नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से सड़क या अन्य सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं वो उन इलाकों तक पहुंचे। अच्छा, ये जो घटना हुई है इसके पीछे क्या वजह लगती है? लंबे समय के बाद एक बड़ा आईडी ब्लास्ट है ये इस तरह का। देखिए, नक्सली काफी सॉफ्ट टारगेट देख रहे थे, क्योंकि आप इस मार्ग की अगर बात करें तो जो कुआकोंडा से लेकर या दंतेवाड़ा से लेकर ये सुकमा तक पहुंच मार्ग जो है, ये इस मार्ग पर सिर्फ यही हिस्सा है जहां पर काफी पहले सड़क बन चुकी थी। जगरगुंडा तक आज भी सड़क नहीं बन पाई है, लेकिन इस अरनपुर तक सड़क काफी पहले बन गई थी, आवागमन शुरू हो गए थे लोगों के। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में फोर्स भी बहुत निश्चिंत होकर चलती थी, क्योंकि ये काफी चलन फिरन वाला रूट रहा है। लोग काफी अच्छे खासी यात्री बसें भी शुरू हो गई हैं, तो इसलिए फोर्स अरनपुर के बाद कुआकोंडा तक पूरी तरीके से निश्चिंत होती है। और नक्सली इसी चीज का फायदा हमेशा से उठाए कि जहां पर आप की सतर्कता हटी वहीं पर नक्सली हमेशा दुर्घटना करते आए।
पड़ताल की हमारी इस खास पेशकश में बस आज इतना ही। जल्द ही हम वापस लौटते हैं और बस्तर की बुनियादी समस्याओं से आपको अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।